बैक अहम खबर ने एमक्यू में ग्रुप बंदी तनाज़ात से असम्बली पहुंच गया। मुत्तहिदा रहनुमा राना शौकत ने कहा, खालिद मकबूल ग्रुप का हूँ, पीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराची से हफीज बलोच की रिपोर्ट। मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन खन्ने खान है कि मुझे धमकी देता है। मैं किसी से नहीं डर सकता। ये मुझे डरा सकते हैं कि मेरा जन्म सिंध की धरती में हुआ है। एमक्यूएम पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात, मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। एमक्यूएम के रुकन राना शौकत ने ऐवान में इंकशाफ किया कि पीएसपी ग्रुप के एमएनए इकबाल महसूद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ये एमएनए इकबाल महसूद, वो पीएसपी ग्रुप, पुरानी पीएसपी ग्रुप से ताल्लुक है उसका। 16 तारीख को एमएनए इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। ऐवान में एमक्यूएम के ही रुकन उस्मान राना शौकत को चुप रहने का कहते रहे। सबकी बेइज्जती करा दी। सारा बोलने दें, शौकत साहब बोलें, आप बोलें। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने अपोजिशन रुकन को सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। मैं अपने फाजिल मेंबर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा हूँ कि जान माल किसी भी चीज़ का अगर इनको कोई मसला हुआ तो जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। स्पीकर सिंध असम्बली ने राना शौकत को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई और बदतमीजी करने पर एमक्यूएम के रुकन उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। लीडर अपोजिशन साहब, मैंने एक रूलिंग दे दी है और आप अपने मेंबर को असेंबली परमिसेस से ले जाएं अभी, क्योंकि उनकी मेंबरशिप मैंने उस्मान साहब की सस्पेंड कर दी अंटिल एंड अनलेस वो अपना रिटन अपॉलजी जमा नहीं कराते। ऐवान ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दी। स्पीकर ने इजलास दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन कामरुद्दीन के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा हुई। सूबा सिंध और विफाक के खिलाफ गुफ्तगू हुई। शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू, कहा गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने, कराची पहले ही ये माहौल देख चुका है, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई उसमें तासुब की इंतहा हुई है। सिंध एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहां पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। और आपने देखा है कि इस शहर ने पहले भी बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं और ना सिर्फ इस हद तक, उधर वहां पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं। तासुब पर मुबनी गुफ्तगू करें और लोगों को यहाँ पे आप दोबारा वो पैगाम देने की कोशिश करें जो यहाँ पे पहले माहौल इस शहर में आ चुका है। वो जो तकरीब हुई है वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है। पे जो उनके एमएनए साहब फरमाते क्या है, सर तासुब की इंतहा बोलते जी यहाँ पे लोग आते हैं और जुम्मे तक रहते हैं, उसके बाद लोग अपने गाँवों को चले जाते हैं। सर सिंध जो है वो एक है, सिंध एक था, सिंध एक रहेगा। इतने पढ़े लिखे हमारे दोस्त माशाल्लाह काबिल दोस्त हैं, मैंने नाम लिया नहीं, आप मुझे घड़ी घड़ी बोलो गवर्नर का नाम लूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं गवर्नर साहब का नाम नहीं ले रहा, ना मैंने मेरी तकरीब उठा मैंने कहीं गवर्नर का नाम लिया है। वजीर मेहनत सईद खनी कहते हैं, गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ उससे सूबे के हालात मुतासर हो सकते हैं। इस नौयत के प्रोग्राम मुनक्किद नहीं होने चाहिए। हाउस में जो कुछ रोज कबल एक इवेंट किया गया है, वो इवेंट अगर कहीं पर भी होता ना तो वो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं था और गवर्नर हाउस में तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। कुछ चेहरे तो आपके सामने उस दिन आ गए जिन्होंने अपनी अपनी बातें की, आपने सुनी किस किस ने क्या कहा, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो जिनका बदकिस्मती से, जिसमें कुछ वफाकी वज़रा भी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कहीं और उकसाया लोगों को। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, जो यहाँ कौमें आबाद हैं, जो लोग सूबे सिंध में बसते हैं, उनके अंदर वो नफरतें अब नहीं रहीं जो आज से 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ पहले थी। मुझे ये महसूस होता है कि एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर वो अनासर तेज़ हो गए हैं जिन्होंने उस वक्त ये खूनरेजी यहाँ करवाई थी। अपना वादा पूरा करें या अपना गवर्नर लगाएं या पार्टी का लगाएं। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कर लेना चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है कि जिस अंदाज में गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, वफाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है और इस पर वज़ीर आज़म को देखना चाहिए। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खबरदार कर दिया। कहा बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। अगर मैं सियासत करने पर आऊं
तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। मैं सिंध को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं। मैं सिंध का बेटा हूं। तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूं और उनके पास खुद चलकर जाने को तैयार हूं, लेकिन इस सूबे के लोगों की तरक्की के लिए कोई ये ना समझे कि यहां बैठा गवर्नर कोई बुज़दिल गवर्नर है। नहीं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम का ऐलान। स्मॉग कंट्रोल के लिए 3 अरब रुपए से 30 नई फॉग इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब की जाएंगी। अगले स्मॉग सीजन से कबल लाहौर से सनतों की मरहलावार मुंतकली का भी फैसला किया गया है। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोन और हॉट स्पॉट्स का तयन किया जाएगा। पंजाब की EPA लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, साफ हवा और क्लाइमेट चेंज के लिए यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बेशतर टैरिफ कलअदम करार दे दिए। अदालत ने वाजे किया है कि यह फैसला तमाम टैरिफ पर लागू नहीं होगा, ताहम वो महसूलात कलअदम करार दिए गए हैं जो एक हंगामी कानून के तहत नाफिज किए गए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया है कि सदर ट्रंप ने कौमी इमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर महसूलात नाफिज करके अपने आईनी अख्तियारात की हद से तजावुज किया। ये टैरिफ ऐसे कानून के तहत लगाए जो सिर्फ कौमी हंगामी सूरत हाल के लिए मखसूस हैं। अदालत ने वाज़ेह किया, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये फैसला अमरीकी तजारती पॉलिसी पर बड़े असरात मुरतब करेगा और मुस्तकबिल में सदर के इख्तियारात की हुदूद मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सदर ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया, मुआहदा होगा या फिर ईरान को इंतहाई बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाना जा सकता है। खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीका की ईरान पर अस्करी मनसूबाबंदी इंतहाई आगे बढ़ चुकी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में ईरान की मखसूस शख्सियात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली भी ज़ेर गौर है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन मुकम्मल तौर पर तैयार है। On Iran, bad things will happen if Iran doesn't make really a bad deal. things. What will that? I'm not going to talk to you about that. Okay, can you just let me know what is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear program? I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal, or it's going to be unfortunate for them. And you said today's 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. कशीदगी नहीं चाहते मगर हमला हुआ तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान अपने दिफा का हक महफूज रखता है, फौजी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर आगाह कर दिया। ईरान ने अपने खत में कहा कि जारहियत हुई तो खित्ते में मौजूद मुखालिफ कुव्वत के तमाम अड्डे और तनसीबात जायज हदफ होंगे। ईरान जंग का ख्वाह नहीं, पहल नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को मुरासले में अपना मौक़िफ़ बता दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से फौजी जारहियत का हकीकी खतरा है। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा तिजारत, मौशी सरगर्मी में इजाफे पर इत्तफाक सामने आया। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के तनाजुर में आला सतह पर रवाबित की अहमियत उजागर की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा किया। IMF ने दावा किया है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है। आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजेक ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। 2025 में पाकिस्तान ने 14 बरस बाद पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। IMF का एक वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। तीसरे जायजा प्रोग्राम पर बातचीत होगी।
تو IMF کا دعویٰ ایک طرف، 7 برس کے دوران غربت میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں 2018 سے 2025 تک غربت کی شرح 7% بڑھ کر 28.9% ہو چکی ہے۔ غربت میں اضافے کی بڑی وجوہات پالیسیوں میں عدم تسلسل، کورونا وبا اور IMF پروگرامز ہیں۔ 2013 سے لے کے 2018-19 تک پاکستان میں پاورٹی جو ہے وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ کے اوپر تھی، لیکن گزشتہ 7 سالوں میں ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے اس ڈکلائننگ ٹرینڈ کو ریورس کر دیا۔ تقریباً 7% ان 7 سالوں میں پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی سب سے ایک بڑی وجہ بحالی کا اور ترقی کا سفر 13 سے 18 کا تھا، اسے 18 میں ڈسرپٹ کیا گیا اور پالیسی ریورسلز ہوئے، GDP گروتھ ریٹ ایک دم کریش کی، مہنگائی نے بھی لوگوں کو بہت بری طرح کچلا۔ آج 2025-26 میں وفاقی حکومت کے پاس آج بھی 1000 ارب ہے، صوبوں کے پاس 3000 ارب ہے۔ اب صوبائی حکومتوں کو جن کے پاس 3 گنا زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہیں اور وسائل ہیں، غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے صوبے میں پروگرام بنانے چاہیے۔ آمدنی وہی مگر خرچے 2 گنا ہو چکے ہیں۔ مہنگائی کھیل ہی ایسا کھیل رہی ہے۔ 7 سالوں میں غربت میں 7% اضافہ ہو چکا ہے۔ 2018-19 کی بات کریں تو یہ شرح 21.9% تھی، جو اب 28.9% پر جھولتی دیکھی جا رہی ہے۔ لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ شہری علاقوں میں غربت 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی، جبکہ دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر صورتحال اور بھی سنگین ہے، جہاں شرح 36.2% تک پہنچ چکی ہے۔ غربت کی جمع تقسیم میں نتیجہ اگر صرف صوبوں کا نکالیں تو بلوچستان میں یہ شرح خطرناک حد کو چھو رہی ہے۔ 47% سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا 35.3% کے ساتھ دوسرے، سندھ 32.6% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پنجاب میں غربت کی شرح 23.3% ہے۔ حالیہ 7 برسوں میں غربت میں سب سے زیادہ اضافہ سندھ اور پنجاب میں ہوا۔ سندھ میں 8.1% اور پنجاب میں 6.8% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ صرف غربت ہی نہیں، امیر اور غریب کے درمیان فرق بھی بڑھ رہا ہے۔ قومی سطح پر معاشی عدم مساوات 28.4% سے بڑھ کر 32.7% تک پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ معاشی عدم توازن سندھ میں 35.9% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دیگر صوبے بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبر بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی PTI سے ڈیل یا جھیل کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سما سے گفتگو میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے۔ ان کی اعلان کردہ رہائی فورس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ فورس کا قیام ریاست کا استحقاق ہے۔ ڈیل اور ڈیل کا تو کیا کوئی بانی PTI کے لیے کوئی ڈیل ہے؟ دکان اپنی کھلی رکھنا چاہتے ہیں، یہو جہاں گلاں کر کے تسی کل ہی آبجیکشن کرتے ہو۔ اس قسم کی کوئی گفتگو کسی لیول پہ بھی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی صورتوں وغیرہ کے حوالے سے یا لوگوں نے اپروچ کیا ہو۔ میں یہ جو افواہیں جو ہے نا صرف اس ایشو کو جو ہے مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ رکھنے کے لیے جو ہے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، باقی پروڈکٹ کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی نوکری خطرے میں ہے، تو اس بات یہ کر کے نا یہ رہائی فورس اور یہ کر کے اور نوکری بیچارہ پکی کر دے پہ تمہیں بھی اعتراض ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل غیر آئینی ہے، بالکل غیر قانونی ہے۔ پاکستان میں جو افواج جو ہیں یا کوئی فوج جو ہے یا کوئی فورس جو ہے وہ ریاست کا استحقاق ہے، اس کے علاوہ کسی کا استحقاق نہیں ہے اور فیڈریشن کا استحقاق ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں حکومت سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، رہائی فورس کا قیام ایک تجویز ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ بانی کے علاج کے حوالے سے ہم نے رابطے کیے، لیکن حکومت بات کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ابھی مشاورت جاری ہے، اس پہ ابھی کوئی فائنل نہیں ہے، ایک تجویز ہے۔ ہماری جو بھی جدوجہد ہوگی وہ لافل جدوجہد ہوگی، وہ جمہوری جدوجہد ہوگی، وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد ہوگی اور عدم تشدد کی بنیاد پہ ہماری جدوجہد ہوگی۔ ڈیل تو کوئی نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عمران خان کے علاج کے حوالے سے ہم نے حکومت کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور حکومت کرتی ہے پھر جو ہے نا پیچھے ہٹتی ہے، اور بس ہمارا ایک ہی مطالبہ کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کر کے ان کا
इलाज करवाया जाए। हम तो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और इन जितनी भी इस वक्त कवानीन बनाए हैं, इस कवानीन भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह जैसी भी हमारी हुकूमत आएगी हम इस तमाम कवानीन को जो है ना इसको फारिग करेंगे। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे, बानी की बहनों और जाती मौलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। कोर्ट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का मुश्तरका खत। अपनी क़यादत से रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की अपील। खत में कहा गया कि बानी बावक़ात तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। सदर आसिफ ज़रदारी के बानी पीटीआई से मुतालिक बयानात की मज़म्मत करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची के इलाके सोल्जर बाजार में इमारत गिरने से 16 कीमती जानें किसकी गफलत से गई, जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी है। पुलिस ने इमारत का मालिक और बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। नाखिस और गैर कानूनी तामीरात मुतादिद जाने ले गई। सोल्जर बाजार में धमाके से छत गिरी तो इंतजामिया को होश आया। 40 गज पर तामीर कसीरुल मंजिला इमारत गैर कानूनी करार दे दी। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इमारत 2007 से 2008 के दौरान तामीर की गई। कमरे में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। 16 कीमती जानें किसकी गफलत से गईं, कौन जिम्मेदार था? कराची के सोल्जर बाजार में होने वाले खौफनाक धमाके के बाद कई सवालात के जवाबात अभी भी आना बाकी हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। समा में वक्त हुआ एक ब्रेक का।